गुड इवनिंग बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। और आपने भी, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए और जैसे मैंने मेहनत की है, आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की होगी और काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे। और आप एश्योर हो गए होंगे कि जेईई मेंस अभी अप्रैल अटेम्प्ट में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप जरूर सॉल्व करके आने वाले हैं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, तो इस बार क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, तो सारे क्वेश्चन बढ़िया से करके आना और सही करके आना है। आज एक और बेहतरीन चैप्टर आप लोग की डिमांड पे लेके आया हूं, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस इसके हर पेपर में पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कितना ज्यादा होता है। और ये चैप्टर इतना ज्यादा आसान है और इतना छोटा है, कुल मिला के 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। और हर बार आप किसी भी ईयर का जेईई मेंस का पेपर देखिए तो लगभग सभी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब आप किसी एक ईयर के ही सारे क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लेते हैं जेईई मेंस के, तो पूरा बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाता है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम सीखने से पहले आपको 2-3 बेसिक चीजें आनी चाहिए। पहले तो आपको एनसीआर कॉम्बिनेशन वाला जो एनसीआर होता है उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उम्मीद है आप सबको होगी ही। और थोड़ा सा लॉग आपको जरूर आना चाहिए कि लॉग वाले काफी सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं जेईई मेंस में, तो मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताता चलूंगा। तो सबसे पहली बात तो बच्चों जो एनसीआर होता है, एनसीआर मेरे प्यारे बच्चों, तो एनसीआर को आप ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा आप एनसीआर को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन और आर दोनों सी के राइट साइड में ही लिख दें, या तो मेरे बच्चों एनसीआर को ऐसे भी लिख देते हैं, सी के आगे एन कोमा आर। ये इसलिए बता रहा हूं, मान लो पेपर में कोई डिफरेंट वाला नोटेशन आ गया तो फिर आप कैसे समझ पाएंगे। और एक जो सबसे खतरनाक नोटेशन है उसको ध्यान रख लो भैया, ऊपर लिखो एन, नीचे लिखो आर, बस कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ब्रैकेट बना देना है। इसका मतलब भी मेरे बच्चों एनसीआर होता है। और मेरे प्यारे बच्चों एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में सब लोग जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो ये मेरे बच्चों एनसीआर का फॉर्मूला है। इसके साथ साथ जो 2-4 बातें आपको याद कर ही लेनी है वो ये है, NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, NC2 का वैल्यू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है। और सिमिलरली मेरे बच्चों NC3 का वैल्यू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा। इस तरीके से मेरे बच्चों सब वैल्यूज होते हैं। वैसे तो मैं सलाह देता हूं, ये जो NCR वाले वैल्यू हैं ये आप हो सके तो 10 तक याद कर लो। 10 तक याद करने का मतलब 10C0 10C1 10C2 10C3 इन सब के वैल्यू याद होने चाहिए। और यदि 10 तक नहीं हो जाता तो कम से कम 6 तक तो याद कर ही लो इनको। कैलकुलेशन बहुत आराम से होगी, बहुत आपको फायदा मिलेगा बच्चों कैलकुलेशन में यदि आपको याद होंगे तो 6 तक तो याद कर ही लेना कम से कम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, NCR इक्वल्स टू NCn-R होता है बच्चों। इस फॉर्मूले में यदि मैं R को n-R से रिप्लेस करूंगा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला NCR इक्वल्स टू NCn-R। अब इस फॉर्मूले से हम एक प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, NCX का वैल्यू NCY के इक्वल है मेरे बच्चों, तो क्या होगा? 2 बातें यहां से बन सकती हैं भाई, या तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल होगा, x इक्वल्स टू y होगा। और क्या बन सकता है, ये प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से, यहां r है और यहां n-R है। यदि मेरे बच्चों इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा सो वैल्यू कितना आएगा, n आएगा, n ये ऊपर वाला वैल्यू आएगा। सो इन दोनों का सम n के इक्वल भी हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो भी करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं बच्चों। इनको बहुत ढंग से आप करके जाइएगा और फिर मेंस का पेपर देने के बाद मुझे बताइएगा कितना फायदा हुआ इनसे। पक्का सिलेक्शन 99% आपका आने वाला है यदि ये सारी बातें, जो थोड़ी सी सारी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपने अच्छे से याद रख ली भाई। जैसे आप मेंस का पेपर देके आएंगे, पेपर डिस्कस करेंगे तुरंत और मैं आपको बताऊंगा तब कि देखो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए तो इनसे देखो ऐसे कैसे कैसे आए हैं। और उससे पहले आप मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चन आ गए जी। बिल्कुल पेपर देते ही बता देना, सर देखो ये वाला क्वेश्चन उस वाले लेक्चर में कराया था, देखो तुरंत आया है और मैं बिल्कुल फोड़ के आ गया हूं। ठीक है भाई।
तो ये प्रॉपर्टी एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई होगा या तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन होगा बच्चों। और बच्चों एक और फॉर्मूला जो बड़ा ही काम का है यहां लिख देता हूं आपके लिए। नहीं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मूले को ऐसे साइड में नहीं लिखना चाहूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसको इज्जत तो देनी पड़ेगी ना भाई, तो इज्जत से उसके लिए बिल्कुल यहां देखो हमने जगह बनाई है और यहां आसन पे उसको बैठाएंगे। पास्कल महाराज ने एक फॉर्मूला बनाया है जी, तो पास्कल ने एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला क्या कहता है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों आजकल ये चल रहा है, एन सी आर प्लस एन सी एन माइनस आर इक्वल टू एन प्लस वन सी आर बच्चों होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, इस साल भी पूछा गया था 2023 में भी, और मतलब अक्सर पूछा ही जाता रहता है। अब बच्चों एक और आपको पैटर्न से समझा देता हूं खास बात। जैसे देखिए मैं कोई मान लीजिए मैं 5 लेता हूं बच्चों, 5C0 का वैल्यू 1 होता है, तो याद ही कर लिया आपने। 5C1 का वैल्यू 5 होगा, 5C2 का वैल्यू बच्चों 10 होगा, 5C3 का वैल्यू भी 10 होगा, 5C4 का वैल्यू 5 होगा और 5C5 का वैल्यू 1 होगा बच्चों। NCR इक्वल टू NCN माइनस वाले फॉर्मूले से 5C0 5C5 के इक्वल होगा। अरे इनको माइनस कर देते हैं, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो 5 माइनस 5 करेंगे 0 आ जाएगा ना। तो 5C5 और 5C0 इक्वल होते हैं, 5C1 और 5C4 इक्वल होते हैं, 5C2 और 5C3 इक्वल होते हैं बच्चों। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जैसे पहला वैल्यू 1 था, दूसरे वाला फिर 5 था, तीसरे वाला फिर 10 था, वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आया, सबसे बड़ा वैल्यू आएगा बीच वाला वैल्यू सबसे बड़ा होगा। यदि इनको एक लाइन में आप ऐसे लिख के समझे, पहले वैल्यू आया 1, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1, तो देखो 1 से लेकर 10 तक ऐसे इंक्रीज हुआ और उसके बाद 10 से लेके 1 तक ये फिर डिक्रीज हुआ। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया, ये वाला जो मिडल वाला वैल्यू होता है वो सबसे बड़ा आता है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी, NCR इज मैक्सिमम, NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल्स टू N बाई 2, R इज इक्वल्स टू N बाई 2 इफ n इज इवन, इफ n इज इवन है यदि बच्चों मेरे n का वैल्यू, तो जब r का वैल्यू n बाई 2 होगा तो मैक्सिमम आएगा। ऐसे समझ लो, मैंने जैसे लिखे 6CR का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो 6CR पता है मैक्सिमम कब होगा, जब r का वैल्यू 3 होगा, ऊपर वाले का हाफ 6C3, तो 6CR में 63 सबसे बड़ा होता है। वैल्यू आप चाहें तो ऐसे लिख के देख सकते हैं बच्चों। और मेरे बच्चों यदि n का वैल्यू इवन ना हुआ, n का वैल्यू ऑड हुआ, तो फिर दो वैल्यू आएंगे, तो फिर r इक्वल्स टू आएगा n प्लस 1 बाई 2 या n माइनस 1 बाई 2 व्हेन n इज ऑड। इसमें देखिएगा जैसे यहां, जैसे इसमें n का वैल्यू ऑड था ना मेरे बच्चों, n का वैल्यू 5 था, तो यहां देखो एक तो ये वैल्यू r का आया 2 और एक वैल्यू r का कितना आया 3, तो ये क्या है n माइनस 1 बाई 2 है, 5 माइनस 1 हो गया 4 और उसका हाफ कर दिया तो आ गया 2। ये क्या है n प्लस 1 बाई 2 है, 5 प्लस 1 हो गया 6 और डिवाइड बाई 2 आ गया 3 बच्चों। तो ये याद रखना है, NCR मैक्सिमम कब होगा, r का वैल्यू n बाई 2 हो, जब n इवन है, और n ऑड है तो वैल्यू क्या हो, n प्लस 1 बाई 2 या n माइनस 1 बाई 2, या सीधे सीधे याद रखें जो बीच वाला होता है, बीच वाला जो टर्म होता है उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है बच्चों। अब बच्चों पास्कल फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं अच्छे से। पास्कल फॉर्मूले को पहले तो भैया याद कर लो ध्यान से, कैसे याद करना है, ऊपर वाले दोनों सेम होने चाहिए, नीचे वालों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर वाले दोनों सेम, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस। तो राइट साइड में जो वैल्यू आएगा, ऊपर वाला वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगा और नीचे से जो बड़ा वैल्यू है वो वाला आपको ले लेना है बच्चों। जैसे कि यहां दिखाता हूं आपको, मैं से मान लीजिए एक 5C2 और एक है मेरे बच्चों 5C3, 5C2 और 5C3 है बच्चों, तो ऊपर वाले दोनों सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो जब इसका वैल्यू आएगा ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाएगा तो वहां बनेगा 6
और नीचे बड़े वाला लेना है, वो आएगा 3, तो 6C 3 वैल्यू बच्चों आ जाएगा। तो ऐसे पास्कल फॉर्मूला आपको बच्चों यूज करना है, ऊपर वाले दोनों सेम हो, नीचे वाले 1 का डिफरेंस हो, तो पास्कल फॉर्मूला यूज हो जाता है मेरे बच्चों। आइए अब एक क्वेश्चन लिखता हूं, बढ़िया क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहा गया, 2C0 प्लस 3C1 प्लस 4C2 और चलते चलते 98C 96 99C 97, ये बच्चों सम मुझे फाइंड करना है। पहला बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब जैसे ही क्वेश्चन बच्चे ने देखा, बच्चा बोला सर ये तो आपने बड़ी गड़बड़ कर दी है, आपने तो बताया था फॉर्मूले में ऊपर वाले दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहां तो दोनों सेम है ही नहीं। तो अब क्या किया जाए? घबराना नहीं है, आपको यहां क्या चाहिए? 2 की जगह आपको 3 चाहिए, वही मिलेगा। अरे मेरे नादान बच्चों, 2C0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और मेरे बच्चों 3C0 का वैल्यू कितना होता है? वो भी 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा? 2C0 की जगह लिखूंगा 3C0 प्लस 3C1। अब देखो आपकी इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? ऊपर वाला सेम बन चुका है, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बच्चों यहां 98C 96 यहां तक जाना है भाई। अब देखो बच्चों, इन दोनों में हम ना फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाएगा, नीचे से बड़े वाला लिया जाएगा, तो 4C1 आ गया है प्लस 4C2 और 98C 96 99C 97। मेरे प्यारे बच्चों इसमें फिर से फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना बन गया? ये 5C2 आ गया है। अब भाई ऐसे ऐड तो हम करते रहेंगे 99 तक, हम तो विद्वान है ना, पैटर्न पहचानेंगे। देखो मेरे बच्चों, जब मैंने यहां ऐसे 3C1 तक सम किया था तो कितना आ गया था? 4C1। 3C1 तक किया तो कितना आया? 4C1। 4C2 तक किया तो कितना आया? 5C2। मतलब कि ऊपर वाला 1 इंक्रीज करना है और नीचे वाला ऐसे ही रखना है। तो जब मैं यहां जाऊंगा 99C 97 तक सम निकालूंगा, ऊपर वाले को 1 इंक्रीज करना है तो ये बनेगा 100 और नीचे वाले को ऐसे ही रखना है, तो ये आ जाएगा 100C 97 बच्चों। एक और बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं। ये क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, 2023 में बच्चों ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ये भी निकालना है बच्चों, सिग्मा k इक्वल्स टू 0 to 6 51 माइनस KC3। ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बच्चों पूछा गया है, 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है आपको, बस इसका आप सिग्मा ओपन कर दीजिए। मेरे बच्चों सिग्मा ओपन करना आता है, k को 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 6 तक रखना है। उल्टे से ओपन करता हूं, यहां पहले रख देता हूं इसमें 6। यदि यहां मैं k को 6 रख दूंगा बच्चों, 51 माइनस 6 हो गया 45, तो ये आ गया 45C3। नेक्स्ट बच्चों k को 5 पुट करूंगा तो 46C3, देन 47C3 और अप टू लास्ट में k को 0 पुट करूंगा तो 51C3। ये बच्चों सीरीज मेरा आ चुका है, इस सीरीज का मुझे सम फाइंड करना है। अब बच्चों ऐसे जो बाइनोमियल सीरीज होते हैं उनका सम निकालने का पास्कल फॉर्मूला ही है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही इसमें बहुत समस्याएं हैं। ऊपर वाला सेम होना चाहिए, पास्कल फॉर्मूला लगाने के लिए ऊपर वाला सेम है नहीं, नीचे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, नीचे 1 का डिफरेंस है ही नहीं, तो कुछ भी बात बनी नहीं है। क्या करूं? ये सारे ऑप्शन लिखे हैं, देखो भैया ये ऑप्शन है, ऑप्शन में कुछ ना माइनस माइनस करके दिख रहा है, इसका मतलब कुछ प्लस माइनस करूंगा। भाई हमारा फॉर्मूला यूज हो जाए, इसके लिए एक 45 वाला टर्म और होना चाहिए, और वो होना क्या चाहिए? 45C4 होना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 45C4 हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया है, और कुछ प्लस किया है तो उतना ही माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो 45C4 मेरे बच्चों माइनस भी कर दिया है। अब देखो कमाल, इसमें फार्मूला यूज होगा तो ये बन जाएगा 46C4। नेक्स्ट है 46C3, 47C3 और बच्चों लास्ट में 51C3, और वो जो माइनस में किया है वो तो ठीक है ही। अब मेरे बच्चों देखिएगा, यदि मैं इसमें और इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये बन जाएगा 47C4। अब सारे मत लिखते जाओ, होशियार बनो, सीधे बोलो। देखो मेरे बच्चों, जब 45C3 तक मैं गया तो आंसर क्या आया? 46C4।
46C3 तक गया तो वैल्यू क्या आया 47C4। ध्यान दो 46C3 से कहां पहुंचे 47C4, मींस ऊपर वाला 1 इंक्रीज हुआ, नीचे वाला 1 इंक्रीज हुआ। तो जब मैं 51C3 तक जाऊंगा तो कितना सम हो जाएगा, ऊपर वाला 1 इंक्रीज होगा, नीचे वाला 1 इंक्रीज होगा। क्या बना 52C4 और माइनस में 45C4 पहले से ही है। ये मेरे बच्चों आ गया है इसका वैल्यू। ऑप्शन कौन सा ढूंढ लो, ये रहा ऑप्शन सी है बच्चों करेक्ट। तो वही पास्कल वाला फॉर्मूला हमने सीख लिया, क्वेश्चन उसका कर लिया। एक तो बच्चों पास्कल फॉर्मूले से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं, और दूसरा आगे कुछ सीरीज आती हैं जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उनमें सीरीज बन जाती है, उनका सम निकालने में पास्कल फॉर्मूला यूज होता है। दूसरी जो बेसिक बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, लॉग। भाई लॉग काफी यूज किया जा रहा है बाइनोमियल वाले क्वेश्चंस में, तो लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं, बेसिक बातें बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, इफ a to the power x is equals to y, if a to the power x equals to y, then x is equals to log of y with base a। a to the power x y के इक्वल हो तो x का वैल्यू होता है बच्चों log y with base a। बेसिकली जो log y with base a है, इसका मतलब ये होता है a की क्या पावर करें, a की क्या पावर करें कि y आ जाए, a की क्या पावर करें कि y आ जाए। और आपने आंसर बोला x, तो इसका मतलब ये हुआ a की पावर x करोगे तो y आ जाएगा। फिर सुन लो, a की पावर x करोगे तो y आ जाएगा। इसको उल्टे तरीके से भी याद करो अच्छे से, कई बार log आपको हटाना पड़ेगा। ऐसा लिखा है log y विद बेस a इक्वल्स टू x। सो मेरे बच्चों y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू, ये जो बेस है ये तो बेस ही रहेगा, और जो इक्वल टू में लिखा है वो पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a टू दी पावर x। बच्चों पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये बेसिक डेफिनेशन। और बच्चों लॉग के अंदर जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लिख भी देता हूं मैं चलो यहां आपके लिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, और जो a है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 नहीं बच्चों होना चाहिए। ये बाकी सब जो और ज्यादा डिटेल में हम फंक्शन, एक चैप्टर हमारा होता है उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहां बस इतना जान लो। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरे बच्चों, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, log a विद बेस a, इसका वैल्यू 1 होता है। यदि ये दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर 1 आता है बच्चों। और बच्चों एक बेसिक प्रॉपर्टी log a बेस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b। बच्चों बेस यहां आप जो चाहें लिख सकते हैं, ये बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है बच्चों, ये भी काफी यूज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी तो आपको सबको याद होगी, अक्सर सब बच्चों को याद रहती है, log m प्लस log n। log m प्लस log n होता है बच्चों log m इंटू n। इधर प्लस में लिखे हैं उधर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, लेकिन याद रखना बेस दोनों का सेम होना चाहिए। बच्चों मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो मतलब प्लस में लिखे हैं तो मल्टीप्लाई में गए, माइनस में लिखे होंगे तो कहां जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, तो ये log m अपॉन n बन जाएगा बच्चों। और देखो जी प्रॉपर्टी, log a टू दी पावर n, बेस में लिखा है b टू दी पावर m, तो ये वाली जो पावर होती है मेरे बच्चों ये आगे आ जाती है, और जो बेस वाली पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ये है जी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा काम आती है हमारे इस चैप्टर में, वैसे तो ये कोई सी भी काम आ सकती है, लेकिन अक्सर जिसका वो यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली प्रॉपर्टी है a टू दी पावर log x विद बेस a टू दी पावर log x बेस a, तो इसका वैल्यू होता है मेरे बच्चों x। जब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो जाए तो इसका वैल्यू x आ जाता है। ये प्रॉपर्टी काफी यूज होती है। और इसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है a टू दी पावर log x बेस b, a टू दी पावर log x बेस e, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर log a बेस b। मतलब कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हम इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बच्चों लॉग की, ये आपको जरूर याद रहनी चाहिए, इनमें से कोई भी कहीं भी यूज हो सकती है बच्चों। तो अब बच्चों बेसिक बातें करने के बाद अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम के पास।
बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म वाला, एक 2 टर्म वाला एक्सपेंशन। वैसे में बता क्यों इतनी आसान आसान बातें आपको, आप तो 12वीं पास करके आए हुए हो सब लोग। तो a प्लस बी टू द पावर n, इसका जो एक्सपेंशन होता है बेसिकली, इसका जो एक्सपेंशन है उसी को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। एक्सपेंशन लिख रहा हूं जी डायरेक्ट, क्या होता है nc0 a टू द पावर n, nc1 a टू द पावर n माइनस 1b, nc2 a टू द पावर n माइनस 2b स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों चलता रहेगा। बच्चों पैटर्न को ध्यान से समझिए, nc0 nc1 nc2 ऐसे ही चलेंगे। a की जो पावर है वो धीरे 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 कम होती जाएंगी और b की पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, एक एक करके बढ़ती जाएंगी। किसी भी टर्म में आप जाके देखोगे तो जो a की पावर है और जो b की पावर्स हैं उनका सम हमेशा n के इक्वल आएगा। यहां देखो n-1 और 1, यहाँ n-2 और 2, हमेशा n के इक्वल ही आएगा। अब बच्चों इसके बीच में एक टर्म आएगा जहां होगा NCR, तो यहां आएगा बच्चों a की पावर n-r, b की पावर r, और लास्ट टर्म मेरे बच्चों आएगा NCN और b टू दी पावर n बच्चों। तो इसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बच्चों इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में कुछ बातें कर लूं। सबसे पहली बात, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। एक बात और बता दूं, इस पूरी कहानी में n मेरा नेचुरल नंबर ही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कितने होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1। इसमें टोटल n+1 टर्म्स होंगे, 0 से लेके n तक हम जाते हैं तो n+1 टर्म्स होते हैं बच्चों। ये मेरा जो फॉर्मूला है इतना जो खतरनाक सा आपको लग रहा है, यदि इसको मैं समेशन सिग्मा के फॉर्म में लिख देता हूं तो ये आपको छोटा लगने लगेगा। NCR a टू द पावर n-r b टू द पावर r इक्वल्स टू 0 to n, ये बन गया है मेरा बच्चों क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों यदि इसमें a प्लस बी की जगह a माइनस बी आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। NCR a टू द पावर n-r, यहाँ b के प्लेस में माइनस भी आ जाएगा तो माइनस बी की पावर r बनेगा, तो b की पावर r को यहाँ लिख देता हूँ, -1 की पावर r यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन गया है बच्चों मेरा a माइनस बी वाला एक्सपेंशन। मतलब ये जो a माइनस बी का एक्सपेंशन आएगा उसमें ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव आएंगे। एक एक्सपेंशन और आप अच्छे से याद करें, a प्लस बी टू दी पावर n प्लस a माइनस बी टू दी पावर n, ये क्या बन जाएगा बच्चों, मतलब कि एक प्लस वाला लिखा एक माइनस वाला लिखा। तो जब इनको हम ऐड करेंगे, जैसे ये वाला जो टर्म है सेकंड वाला, इसमें प्लस का आएगा, इस वाले में, दूसरे वाले में माइनस का आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये NC1 वाला, NC3 वाला, NC5 वाला, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। जो NC0 वाला है वो इसमें भी प्लस में आएगा, इसमें प्लस में आएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये क्या बनता है, NC0 a टू दी पावर n, NC2 a टू दी पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, ऐसे करके बच्चों आ जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों यदि मैं a प्लस बी टू दी पावर n माइनस a माइनस बी टू दी पावर n कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस NC1। इस बार NC0 वाला टर्म कट जाएगा, NC1 a टू दी पावर n-1b, NC3 a टू दी पावर n-3b क्यूब, ऐसे मेरे बच्चों बन जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला बच्चों आ गया है। बच्चों ये वाला जो टर्म है, चलो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा बाद में, ही आपको जनरल टर्म इसको कहते हैं। इनसे क्वेश्चन, इन छोटे मोटों से भी क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं। तो आइए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो इन बेसिक एक्सपेंशन से आते हैं जी। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन, क्या बेहतरीन क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। बच्चों लिखा है 10 प्लस एक्स टू दी पावर 50 प्लस 10 माइनस एक्स टू दी पावर 50 इक्वल्स टू, जो भी लिखा है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, कहा है a2 अपॉन a0 का वैल्यू बताइए। जेई मैं इसका ही क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी भी क्या सीखा है, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n का वैल्यू क्या होता है, ट्वाइस NC0 a टू दी पावर n प्लस NC2 a टू दी पावर n-2 और b टू दी पावर 2, ऐसा बच्चों होता है। एक्सपेंशन तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों। जितना ये जो पहले वाला होता है इसकी पावर क्या आती है, ये वाले से ये वाला माइनस करके इसकी पावर में आता है, सेकंड वाले की पावर में ये वाला जो नंबर होता है वही वाला इसमें आता है। अब बच्चों देखिएगा, यदि मैं इससे इसको कंपेयर करता हूं तो जो बेसिकली a0 है, a0 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है,
और A2 क्या है, A1 तो है ही नहीं इसमें, A2 क्या है, A2 ये वाला टर्म है, तो इन दोनों का रेशो ही निकालना है मुझे। तो मेरे बच्चों जो A2 अपॉन A0 है, A2 का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 50C2 10 टू द पावर 48, और A0 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 50C0 10 टू द पावर 50। ये 2 तो कैंसिल होना ही है। अब बच्चों देखो यहाँ 10 की पावर 48 है, यहाँ 10 की पावर 50 है, तो नीचे 10 की पावर 2 बचेगा। पता है 10 की पावर 2 को कितना कहते हैं, 100 होता है 10 की पावर 2, तो यहाँ बचा 100। ये जो 50C0 है इसका वैल्यू तो 1 होता है। और बच्चों 50C2 का वैल्यू कैसे लिखना सिखाया था, 50 इंटू 49 और अपॉन 2। ये बच्चों आ गया है, इसको इससे मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ नीचे आ जाता है 2, तो ये आ गया 49 अपॉन 4 बच्चों, 49 अपॉन 4 आ गया, डिवाइड भी कर सकते हो क्या, 12.25। ये बच्चों आ गया है आंसर 12.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी लास्ट में पूछा गया है जेईई मेंस में, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, एनसीईआरटी में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, वही पूछ लिया उठा के। देखो जी क्या कहा है, वहां ऊपर जाके देखो 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 इक्वल्स टू 64 एल्फा, और ऐसे यहाँ 6 की पावर n माइनस 5n माइनस 1 इक्वल्स टू 25 एल्फा। और ये कुछ इस तरीके के ऑप्शन है, ऑप्शन तो 4 होते हैं, मैंने 2 ही लिखे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे। तो यहां से आपको फील हो रहा है कि यहाँ कुछ 8 की पावर्स चल रही हैं, तो इसका मतलब ये जो मेरा 9 लिखा है इसको मुझे क्या लिखना है, 1 + 8 लिखना है। तो ये जो 64 एल्फा है इसके इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, 1 + 8 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1। अब बच्चों मैं फॉर्मूला ओपन कर दूंगा यहां, तो क्या बनेगा, पहले आएगा NC0, NC0 तो 1 ही होता है, फिर आएगा NC1, NC1 n ही होता है, NC1 इंटू 8 आएगा, फिर बच्चों आएगा NC2 इंटू 8 स्क्वायर, फिर आएगा NC3 8 क्यूब, से लेके कहां तक चलेगा बच्चों, ये चलेगा NCn 8 टू द पावर n, यहां तक बच्चों ये चलने वाला है। और लास्ट में ये 2 टर्म लिखे हुए हैं, -8n और -1। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, ये 1 + 8n और ये -8n -1, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, और बचा क्या है, बचा क्या है, ये जो बाकी बचा है इससे मुझे लग रहा है 8 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहां से मैं 8 स्क्वायर कॉमन लूंगा, और जानते हो 8 स्क्वायर कितना होता है, वो 64 होता है, और वो 8 स्क्वायर इस 64 को कैंसिल कर देगा। तो इस हिसाब से एल्फा का वैल्यू आया है NC2 + NC3 इंटू 8। यहां से देखो रे बच्चों 8 स्क्वायर कॉमन गया, तो यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां 8 बचा, 8, और लास्ट में बचेगा NCn और 8 की पावर n माइनस 2। ऐसा मेरे बच्चों एल्फा बचा है। अब मेरे बच्चों ये जो सेकंड वाला एक्सपेंशन है, आप तो विद्वान हो ना, यहीं से देखो, इसको मैं 1 + 5 लिखूंगा, बिल्कुल इसके जैसा ही पूरा सीन बनेगा, और बस यहाँ 8 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सिमिलरली बीटा का वैल्यू NC2 + NC3 इंटू 5 से लेके NCn इंटू 5 की पावर n माइनस 2 आ गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को माइनस कर देना है, जैसे ही माइनस करूंगा NC2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, NC3 इंटू 8 - 5, NC3 इंटू 8 - 5, फिर आएगा NC4 8 स्क्वायर - 5, इसके लास्ट में देख लो NCn इंटू 8 की पावर n माइनस 2 माइनस 5 की पावर n माइनस 2। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ऑप्शन सी बच्चों आ गया एकदम से करेक्ट। चलिए बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ चुके हैं, यही वो फॉर्मूला आने वाला है जिससे मैक्सिमम सवाल होने वाले हैं बच्चों आपके, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला। a + b टू द पावर n में जनरल टर्म बेसिकली TR+1 होता है, R+1th टर्म, और फॉर्मूला है NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। अभी जो हमने एक्सपेंशन लिखा था उसी से एक टर्म हमने उठा लिया है, तो TR+1 NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r होता है। पर ध्यान ये रखना है कि जब यहां R+1 है तो यहां r लिखना है, मतलब ये मानिए जैसे मान लीजिए मुझे ना कहीं 5th टर्म निकालना है, 5th टर्म, तो r का वैल्यू कितना लेना है, 4 लेना है। 6th टर्म निकालना है तो r का वैल्यू 5 लेना है। जो भी टर्म हम निकालेंगे r का वैल्यू उससे एक कम लेना है बच्चों। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली कोई भी टर्म बच्चों निकाल सकते हैं, जो बहुत जरूरत हमें पढ़नी वाली है। तो ये फॉर्मूला हमें याद हो गया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूं,
वैसे तो आप जैसे होशियार बच्चों को जरूरत नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है x प्लस 2/x² की होल पावर 7, ऐसा लिखा है बच्चों, x प्लस 2/x² की होल पावर 7, और इसमें मुझे फाइंड करना है, मान लीजिए फोर्थ टर्म। क्या फाइंड करना है? फोर्थ टर्म बच्चों फाइंड करना है। तो फोर्थ टर्म का मतलब हुआ बच्चों t4, और t4 को कैसे लिखना है मुझे? t3 प्लस 1 लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों r का वैल्यू कितना होगा? r का वैल्यू 3 होगा, और n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 7 है। ये a है और ये b है, तो क्या बन जाएगा? 7c3। फर्स्ट वाले की जो पावर होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, और मेरे बच्चों जो सेकंड वाले की पावर होती है वो यही वाला नंबर होता है। तो ये बच्चों आ गया मेरा क्या? फोर्थ टर्म आ गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म बच्चों निकाल सकते हैं डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। इसके साथ साथ एक और जो बहुत ही शानदार आपको बात बतानी है वो ये है, ये बच्चों जो टर्म है, ये वाला जो आपने टर्म निकाले, स्टार्टिंग से टर्म निकाला है। अक्सर एक बात क्या पूछी हो जाती है, एंड से कोई टर्म आप निकालिए। कहां से निकालिए? एंड से टर्म निकालिए। ये निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो मैं आपको सिखा देता हूं, कितने आराम से सिखाने वाला हूं। एक छोटा सा एक्सपेंशन पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं, तो उससे आपको पता चल जाएगा एंड से कैसे टर्म निकालते हैं। जैसे आप देखिएगा, यदि मैं आपके सामने यहां ऐसे लिखता हूं a प्लस बी का मान लीजिए क्यूब लिख देता हूं, किसी से भी समझ सकते हैं आसानी से। तो इसका वैल्यू क्या आता है? 3c0 a की पावर 3, 3c1 a स्क्वायर b, 3c2 ab स्क्वायर और प्लस 3c3 b क्यूब। ये बच्चों इसका एक्सपेंशन होता है। अब मेरे बच्चों ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है बच्चों। अब मेरे बच्चों यदि मैं b प्लस a टू दी पावर 3 लिख दूं, b प्लस a टू दी पावर 3, तो क्या बनने वाला है? 3c0 b टू दी पावर 3, 3c1 b स्क्वायर a, 3c2 b a स्क्वायर और 3c3 a क्यूब। ऐसा बच्चों बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 3c0 है इसको चाहो तो मैं 3c3 भी लिख सकता हूं, और जो 3c1 है वो 3c2 के ही इक्वल होता है, 3c2 3c1 के इक्वल है, और 3c3 3c0 के इक्वल है। अब इस वाले एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए, और फिर इस वाले एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए। बातें तो सेम ही है, बस ऑर्डर उनका रिवर्स हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाले एक्सपेंशन में जो फर्स्ट टर्म है, नीचे वाले में वो लास्ट टर्म है। इसमें जो सेकंड टर्म है, इसमें वो सेकंड लास्ट टर्म है। इसमें जो थर्ड है वो इसमें थर्ड लास्ट टर्म है। मतलब इसमें जो उसका नंबर स्टार्टिंग से है, इसमें वो उसका नंबर लास्ट से है। बस ये बेसिक कंसेप्ट पकड़ लीजिए भाई। तो अब मैं क्या बात कर रहा हूं? rth टर्म, rth सही नहीं लग रहा, हाँ, r प्लस 1th लिखता हूं, r प्लस 1th टर्म in the expansion of a plus b to the power n from end a plus b to the power n में लास्ट से, मतलब कि एंड से r प्लस 1th टर्म क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए मैंने क्या सिखाया, यदि मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं मेरे बच्चों, तो सारे टर्म्स का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो ये इक्वल्स टू होगा बच्चों r प्लस 1th टर्म in the expansion of b plus a to the power n। तो लास्ट से यदि आपको कभी भी कोई टर्म निकालना है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप खाली a और b का ऑर्डर चेंज कर दीजिए और स्टार्टिंग से ही वो टर्म निकाल दीजिए, बस काम खत्म। बच्चों एक आजकल जो बात बहुत ट्रेंड में चल रही है वो आपको बताता हूं। वो स्टार्टिंग से कोई टर्म और लास्ट से कोई टर्म देता है और उनके रेशो की चर्चा करता है। तो मैं पहले इसमें लास्ट से टर्म निकाल दूं जी, तो tr प्लस 1 और उसका डैश का मतलब लास्ट है। ये कैसे आएगा? ये वाले में आएगा, b प्लस a टू द पावर n में यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये क्या बनेगा? ncr, और यहाँ a की जगह b आ जाएगा, b टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r। अब बच्चों इनको रेशो से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो रेशो में निकाल लेता हूं, फिर देखना खटाखट कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्टिंग से r प्लस 1th टर्म को यदि मैं डिवाइड करूं लास्ट से r प्लस 1th टर्म से, तो क्या आएगा मेरे बच्चों? यहां NCR है, यहां भी NCR है, कैंसल। ऊपर बचेगा a की पावर n माइनस r, b की पावर r, नीचे है b की पावर n माइनस r और a की पावर r।
अब बच्चों देखो a की पावर कितना बन गया n माइनस टू आर, ये b की पावर r को नीचे ले आऊं तो क्या बन गया b की पावर n माइनस टू आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं a अपॉन बी टू दी पावर n माइनस टू आर। ये भी आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने का स्पीड आपका बहुत फास्ट हो सकता है। स्टार्टिंग से कोई टर्म और लास्ट से वही सेम टर्म का रेशो a अपॉन बी टू दी पावर n माइनस टू आर होता है बच्चों। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आया है। ये इतना भयंकर क्वेश्चन आपको देख के ही लग रहा होगा, आप जैसे बच्चे तो इसको देखते ही छोड़ देते थे, लेकिन अब वो जमाने चले गए हैं, अब सारे भयंकर क्वेश्चन उड़ा देने हैं आपको जाते ही। क्वेश्चन में क्या कहा है, रेशो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से फिफ्थ और स्टार्टिंग से फिफ्थ दोनों की बात चल रही है। इसका ही तो बेहतरीन फॉर्मूला सिखाया है आज आपको। तो उनका रेशियो आपको गिवन है, ये कितने अजीब लिखे हैं, समझ तो जाते हो नहीं। फोर्थ रूट ऑफ 2 1 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ 3 टू होल पावर n, और ये कहा है ये समझ लो, कई बार ऐसी अजीब अजीब बातें लिख देते तो उससे घबराना नहीं है। कहा है इन द इंक्रीजिंग, इसका जो एक्सपेंशन करना है, इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। बच्चों नॉर्मली जब हम इसको ओपन करते हैं किसी भी a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन को, तो b में इंक्रीजिंग पावर होती है, b में इंक्रीजिंग पावर होती है। वही बात का है, इसको ओपन ऐसे ही करना है, तब की बात चल रही है। ऐसे नहीं आप इधर से इधर पलट के फिर ओपन करो, तो ऐसे डायरेक्ट ओपन करोगे तो इसकी इंक्रीजिंग पावर में होगा। यदि ये नहीं भी लिखा होता, हम ऐसा ही मानते हैं, तो कोई नई बात नहीं लिखी है। तो आप भाई चालू हो जाते हैं, और कहां जाना है, सबसे पहले रेशो की बात करूंगा। फिफ्थ टर्म की बात चल रही है, t4 प्लस 1 अपॉन t डैश 4 प्लस 1, आज ही सिखाया है फॉर्मूला। क्या होता है ये, a अपॉन बी की पावर n माइनस टू आर हो जाता है। a का वैल्यू कितना है, 2 की पावर 1/4 है। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1 अपॉन 3 की पावर 1/4। यहां देख लो रे, a का वैल्यू 2 की पावर 1/4 है, b का वैल्यू 3 की पावर 1/4 नहीं 1 अपॉन 3 की पावर 1/4 है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे a अपॉन b निकालना होता है, ये a अपॉन b। तो जब मैं a अपॉन b करूंगा ना बच्चों, इसको ऐसे समझो, ये a इंटू 1 अपॉन b हो गया, और 1 अपॉन b का वैल्यू यहां से कितना आ रहा है, 3 की पावर 1/4 आ रहा है। अब देखो a का वैल्यू 2 की पावर 1/4 और 1 अपॉन b का वैल्यू 3 की पावर 1/4, दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो a अपॉन b का वैल्यू आ गया 6 की पावर 1/4। तो सीधे सीधे क्या लिखता हूं, 6 की पावर 1/4 और इसकी होल पावर n माइनस 2r, और मेरे बच्चों r कितना है, r है 4, तो ये आ गया फोर्थ रूट ऑफ 6 की पावर n माइनस 8, ऐसा मेरे बच्चों आ गया है। और मेरे बच्चों रेशो गिवन क्या है, इनका रेशो गिवन है ये फोर्थ रूट ऑफ 6 टू 1, 1 तो 1 ही होता है, तो ये दिया है, और मेरा कितना है, ये आया है। इसका मतलब ये पावर का वैल्यू कितना है, 1 है। इस पावर का वैल्यू 1 है, तो मेरे बच्चों n का वैल्यू कितना आ गया है, n का वैल्यू 9 आ गया है। कई बार तो बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप होशियार हो गए तो बहुत आसान से क्वेश्चन आपको करा भी नहीं रहा हूं। सवाल तो ऐसा भी आया था एक बार जेईई में, उसमें ऐसी एक लिखा हुआ था एक्सपेंशन, यहाँ पावर कुछ दी हुई थी और सीधे सीधे जो फिफ्थ टर्म थे उनका रेशो पूछा था, तो यहां तक ही वो खत्म हो जाना था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब देखो मेरे बच्चों n का वैल्यू आ चुका है 9। अब क्या कहा है, इसमें आप सिक्स टर्म निकालो। सिक्स टर्म तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा यार, सिक्स टर्म t6, t6 का मतलब t5 प्लस 1, तो क्या बन गया रे, nc5। nc5 फर्स्ट वाला कौन है, फोर्थ रूट ऑफ 2, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 5 मतलब 4, इसकी पावर 4 करूंगा ना तो 2 बचेगा। और सेकंड वाले की पावर कितनी होगी, 5, इसकी पावर 5 होगी, हाँ बिल्कुल, तो इसकी पावर 5, 1 अपॉन 3 की पावर आ गई 5 अपॉन 4 बच्चों, 5 अपॉन 4, पावर होल पावर 5 होगी, और ये फोर्थ रूट है उसका मतलब पावर 1/5 होता है। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जो 9c5 होता है मेरे बच्चों उसका वैल्यू 126 होता है, निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से। और मेरे बच्चों 2 तो 2 ही होता है। ये जो 5 अपॉन 4 है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 अपॉन 3 और इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 1/4। अरे बच्चों जो 5 अपॉन 4 है 1 प्लस 1/4 होता है ना, पावर 1 अलग कर ली, 1/4 अलग कर दी। इनको तो मैं निपटा ही सकता हूं यहां से, तब तक इससे इसको कैंसिल करा, इसको इससे कैंसिल करा, समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा, आप बता दो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 42 आ गया।
और ये इंटू 2 करके 84 आ गया। तो वैल्यू कुल मिला के ये आ गया 84 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। क्या आ गया जी 84 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। और देखो रे आपको क्या दिया है इसका वैल्यू एल्फा अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। तो एल्फा का वैल्यू कितना आ गया, एल्फा का वैल्यू आ गया है मेरे बच्चों 84 है बच्चों आंसर। आइए बच्चों एक और टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन भी आजकल काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। दिया होता है कोफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n आर इन द रेशियो। ऐसे आपको 3 कंजुगेटिव टर्म्स का या तो वैल्यू दिया होता है या तो उनका रेशियो दिया होता है। 3 कंजुगेटिव टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो आपको गिवन होता है और पावर n का वैल्यू अक्सर आपसे पूछ लेता है या टर्म भी पूछ सकता है, टर्म कौन से वाले हैं ये भी पूछ लेता है, मतलब r का वैल्यू भी पूछ लेता है भाई। तो आइए दिखाता हूं कैसे बच्चों करना है। तो आपको 3 कंजुगेटिव टर्म्स कुछ मान लेने हैं। जैसे मैं मान लेता हूं एक टी आर प्लस 1 और एक टी आर प्लस 2। ये देख लेता हूं ये 3 कंजुगेटिव टर्म्स हैं। तो इनमें जो कोएफिशिएंट आएंगे वो बच्चों पता है क्या आएंगे, इसमें आएगा NCR -1, इसमें आएगा NCR और इसमें आएगा NCR प्लस 1 बच्चों। भाई दिखाया था ना जैसे TR प्लस 1 लिखते हैं उसमें NCR आता है, तो इसका जनरल टर्म में लिखूंगा NCR x टू द पावर r आएगा। मुझे x वाला तो लेना नहीं है, खाली कोएफिशिएंट लेना है। तो ये आ गया। तो इनका रेशियो मैंने गिवन है 5:10⁴। बच्चों एक फॉर्मूला आप याद रखें तो बहुत फायदा रहेगा, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखने से अच्छा कुछ है नहीं। थोड़े दिनों की बात ही बची है, थोड़े दिनों याद रखना है। NCR अपॉन NCR -1 होता है बच्चों n -r प्लस 1 अपॉन r। सिंपली इनके फॉर्मूले आप ओपन कर देंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल, उसे बहुत आराम से आ जाता है। डायरेक्ट याद हो तो उसकी बात ही अलग होती है। तो जैसे मैं इन दोनों को लेके पहले चलता हूं NCR अपॉन NCR -1, तो इसका वैल्यू देखो आ जाएगा बच्चों 10/5 भाई, 2 तो बाद में लिखना है। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने n -r प्लस 1 अपॉन r इक्वल्स टू है 2 बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो n प्लस 1 इक्वल्स टू 3r बच्चों आ गया, n प्लस 1 इक्वल्स टू 3r। अब बच्चों नेक्स्ट लेता हूं NCR प्लस 1 अपॉन NCR, इसका वैल्यू है 14/10। क्या इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? डेफिनेटली यूज कर सकता हूं। अरे देखो ध्यान से, यहां r है और यहां r प्लस 1 है, इसमें भी नीचे r की जगह r प्लस 1 रखूंगा तो r बन जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है इसमें r की जगह r प्लस 1 रख दो, n -r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 इक्वल्स टू 2। क्या बन गया देखो, ये वाले 1 से ये वाला 1 कट गया, अरे 2 नहीं, 2 कहां से लिख दिया, गलत हो जाता अभी। ये आ गया यहाँ 7/5 बच्चों। अब 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5n -5r और उधर बन जाएगा 7r प्लस 7 बच्चों। सबको एक साइड को करता हूं तो ये आ गया 5n इक्वल्स टू 12r प्लस 7। यहां बच्चों देखो 3r का वैल्यू है, तो 3r है तो यहां से मैं 12r निकाल लूंगा, तो 12r का वैल्यू कितना आ गया 4n प्लस 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 पहले से ही है, तो 5n इक्वल्स टू 4n प्लस 11 आ गया। इसको मैं इधर ले आऊं तो n इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, n का वैल्यू आ गया है 11 बच्चों। एक और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, तैयार किया गया इस साल ये आप लोगों के लिए 2023 में बच्चों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सेम वैसी क्वेश्चन है जैसा पहला जैसा आपको कराया है, बस इसमें क्या करा इसने, यहां एक 2 लिख दिया, एक्स्ट्रा 2 लिख दिया। ठीक है भाई, तो एक एक्स्ट्रा 2 लिख दिया तो हमें क्या फर्कने वाला है, हम तो बहुत होशियार बच्चे हैं साहब। कहा है लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x टू द पावर n be in the ratio 2:5:8, then the coefficient of the term which is in the middle of these terms। चलो भाई जो भी है वो तो निकालेंगे, पहले तो अपना काम हम चालू करते हैं। मान लेते हैं टर्म कौन सी है, TR प्लस 1 TR प्लस 2। ये हमने 3 कंजुगेटिव टर्म्स ले लिए हैं बच्चों। इनके कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे ध्यान से देखिएगा। पहला तो मुश्किल है, बीच वाले के पहले देखता हूं, NCR इंटू 2 की पावर r। मेरे बच्चों जब इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो जहां x की पावर r आ रहा होगा उसके साथ 2 की पावर r भी आएगा, तो कोएफिशिएंट में 2 की पावर r भी लेना है। और इसका क्या हो गया, NCR
आर माइनस वन इंटू टू की पावर आर माइनस वन, और यहां हो गया बच्चों एन सी आर प्लस वन इंटू टू टू दी पावर आर प्लस वन, और ये है 2:5:8 बच्चों। अब दो को लेकर सॉल्व कर लेता हूं। सो एन सी आर इंटू टू टू दी पावर आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इंटू टू टू दी पावर आर माइनस वन इक्वल्स टू 5/2 है मेरे बच्चों। एन सी आर अपॉन एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसका वैल्यू तो मैंने पता है आपको क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है, और टू की पावर आर अपॉन टू की पावर आर माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 यहां लिख देता हूं, और इक्वल्स टू में है 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या बन गया, 4n माइनस 4r प्लस 4 इक्वल्स टू 5r। सो 4n प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया मेरे बच्चों 9r। एक रिलेशन बच्चों यहां से आ गया है। अभी क्या करने का है, सेकंड वाला रिलेशन चलेगा, एन सी आर प्लस वन टू की पावर आर प्लस वन अपॉन एन सी आर टू की पावर आर इक्वल्स टू 8/5 बच्चों। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां एक तो ऊपर 2 बच जाएगा, ये बचेगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। इसी वाले फॉर्मूले में हमने ये वाले फॉर्मूले में आर की जगह आर प्लस वन रखा है जी, जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी किया था बच्चों, सेम टू सेम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 8/5 है तो ये वाले से ये कैंसिल ही कर देता हूं, इधर 4 आ जाएगा, ये वाले 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 को इधर लेता हूं, 5n माइनस 5r इक्वल्स टू 4r प्लस 4। तो बच्चों 5n इक्वल्स टू आ गया 9r प्लस 4। यहां से देखो 9r का वैल्यू लेके आ जाओ, 9r का वैल्यू है 4n प्लस 4, एक 4 पहले से है, ये 5n और इधर 4n प्लस 8 आ गया है। सो n का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों 8। जैसे ही n का वैल्यू 8 आया, तो ये वाले रिलेशन से आप r का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। n को 8 रख दीजिए, तो इधर बन गया देखो 36, 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो r का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4 आ गया। अरे तो बच्चों r का वैल्यू 4 आ गया, n निकाल लिया, r निकाल लिया। अब ये तो देख लो निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज इन द मिडल ऑफ दीज टर्म्स। अरे ये जो टर्म्स थी, इनमें जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली मैंने बड़ी सुंदर टर्म मानी थी, बीच वाली tr+1, इसका जो कोएफिशिएंट है वो बताओ। इसका कोएफिशिएंट तो ये था बाबू, NCR इंटू 2 टू दी पावर r, तो यही मुझे बताना है। तो बच्चों NCR इंटू 2 टू दी पावर r क्या होगा, 8c4 इंटू 2 की पावर 4। बच्चों 8c4 का वैल्यू 70 होता है और 2 की पावर 4 का वैल्यू 16 होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1120। ये मेरे बच्चों आ गया है आंसर। बच्चों एक टाइप के क्वेश्चन और समझ लीजिएगा बच्चों, बेसिक से क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, ऐसा कुछ भी जिक्र है तो ये जो अभी बात बता रहा हूं ये बस यूज कर देना। करना क्या है बच्चों, जब भी ऐसे किसी टर्म्स की बात पूछी जाए आपको तो जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म यहां निकाल लो बच्चों, 60cr 3 की पावर 1/4 होल पावर 60 माइनस r 5 की पावर 1/8 और उसकी पावर r। थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये 60cr 3 टू दी पावर 15 माइनस r/4 और 5 टू दी पावर r/8, ऐसा मेरे बच्चों ये बन गया है। अब मेरे बच्चों ये वाला जो टर्म होगा ये रेशनल टर्म तब होगा जब इसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं रहेंगी, और पावर फ्रैक्शन में रहेगी तो इर्रेशनल होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में निकालना यह है कि इरेशनल कब होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले रेशनल निकाल लूंगा फिर टोटल से माइनस कर दूंगा। तो बच्चों इसको रेशनल होने के लिए नाम लिख दो, रेशनल के लिए यदि ये टर्म रेशनल हो तो उसके लिए ये इंटीजर होना चाहिए, r/8 इंटीजर होना चाहिए, और ये वाला वैल्यू भी बच्चों इंटीजर होना चाहिए। तो बच्चों r/8 यदि इंटीजर है तो r क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8, ये मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। और मेरे बच्चों यदि r 8 का मल्टीपल हो गया तो r/4 भी तो इंटीजर बन जाएगा। अबे 8 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल तो होगा ही ना, तो बेसिकली r 8 का मल्टीपल हुआ तो रेशनल टर्म आ जाएंगे। और r का वैल्यू है कहां से कहां तक, r का वैल्यू 0 से लेके 60 तक जाता है, तो यहां से r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0, 8, 16 से लेके
56 तक। 8 का मल्टीपल 56 आता है। इनको आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, 8 टर्म आ रहे हैं। तो मुझे क्या पता चल गया है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हैं मेरे बच्चों, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हैं 8। तो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स। बच्चों टोटल जो टर्म्स है वो निकाल लेते हैं। पावर देखो मेरे बच्चों कितना है, पावर है 60, तो टर्म्स कितने होंगे 61। बताया था शुरू में, फॉर्मूला भूल जाते हो बार बार। पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1, तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे 61। उन 61 में से 8 रेशनल हैं, तो बाकी 53 बचे इर्रेशनल। तो 53 इर्रेशनल टर्म्स हैं, तो n-1 का वैल्यू कितना आ गया है, 52 आ गया बच्चों। अब मेरे बच्चों बताओ कि जो n-52 है पूछा गया ये किससे डिविजिबल है, तो ये बताना बच्चों 52 किससे डिविजिबल होता है, 7 से, 26 से, पता ही है ये किससे डिविजिबल होता है बच्चों, 26 से डिविजिबल होता है। तो आंसर बच्चों आ गया मेरा 26। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने बेसिक बाइनोमियल थ्योरम आपको करा दिया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर लेना। कुल मिला के इस चैप्टर में 2-3 बातें और हैं। एक है कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और एक होते हैं बच्चों इसमें सीरीज के सम निकालने वाले क्वेश्चन, फिर वो कराएंगे, और एक इसमें डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन हैं। ये सारे बस क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 2 क्वेश्चन भाई, तो इसको अच्छे से कर लो। बहुत ही छोटा सा और शानदार सा चैप्टर है, तो इसे कर लीजिएगा क्वेश्चन और आ जाइएगा अगली क्लास में।